आगे करते हैं बच्चों इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन। ठीक, तो प्लेन की हमने बहुत सारी फॉर्म पढ़ी थी कि अगर हमारे पास एक प्लेन से ओरिजिन से नॉर्मल डिस्टेंस दी है और एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर हमें पता है प्लेन पर, तो हम उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। दूसरी हमने क्या पढ़ी थी, अगर हमको प्लेन पर कोई पॉइंट दिया है और उसका नॉर्मल वेक्टर दिया है तो हम उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। और तीसरी फॉर्म पढ़ी थी, अगर हमारे पास प्लेन पर कोई तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट है तब भी हम उसकी इक्वेशन आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो जनरल फॉर्म में हम इस तरीके से प्लेन की इक्वेशन दिखाते हैं ax + by + cz प्लस या माइनस d इक्वल टू 0। ठीक है, अगर प्लस d लिख लो या माइनस d लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये ABC क्या होते हैं बच्चों? तो ABC होते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। प्लेन पर कोई नॉर्मल वेक्टर उसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं हमारे पास यहाँ पर ये ABC। ठीक, अब मुझे इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म लिखनी है, तो एज्यूम कर लेते हैं ये प्लेन है, ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम हो गया आपका x y z एक्सिस, x y z। हमारे पास ये कोई प्लेन है और ये प्लेन तीनों एक्सिस को काट रहा है, तीनों एक्सिस से गुजर रहा है। जहां पर ये प्लेन x एक्सिस से गुजरता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a, 0, 0। ठीक है, तो a क्या कहलाएगा? इसका x इंटरसेप्ट, a इसका x इंटरसेप्ट होता है। गिवन है हमको y इंटरसेप्ट b, तो इस पॉइंट पर जहां ये प्लेन y एक्सिस को काटेगा इस पॉइंट पर 0, b, 0 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे पॉइंट के, और जहां पर ये z एक्सिस को काटेगा उसके कोऑर्डिनेट 0, 0, c। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है? a b c आर द x y एट z इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन रेस्पेक्टिवली। ठीक, अब यहाँ पर ये सारे तीनों के तीनों पॉइंट इस प्लेन पर लाई करते हैं, तो प्लेन की इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। तो पहले पॉइंट ले लेते हैं a, 0, 0। प्लेन की इक्वेशन में रखते हैं, तो a इंटू x की जगह a आ जाएगा प्लस b इंटू y की जगह 0 प्लस c इंटू 0 प्लस d इक्वल टू 0। ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से मैं कैपिटल A की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैपिटल कितना हो जाएगा? माइनस के d अपॉन स्मॉल a। क्लियर है तक? इसी तरह से जब आप दूसरा पॉइंट पुट करोगे 0, b, 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0। कैपिटल B क्या हो जाएगा? माइनस के d अपॉन स्मॉल b। सिमिलरली जब आप पॉइंट पुट करोगे 0, c, तो कैपिटल C हो जाएगा माइनस के d अपॉन स्मॉल c। ठीक है, ये सारी वैल्यूज को इक्वेशन में पुट कर दो, a b c की वैल्यू पुट कर दो। तो x इंटू a की वैल्यू क्या है? माइनस के d अपॉन a प्लस y इंटू b की वैल्यू माइनस के d अपॉन b प्लस z इंटू c की वैल्यू माइनस के d अपॉन स्मॉल c और इक्वल टू का आगे जाके ये माइनस का d बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस d कॉमन लेके काट लो, तो फाइनली इक्वेशन क्या आएगी? x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। ये आ गया इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन। अगर आपके पास एक प्लेन है जिसके आपको x y z इंटरसेप्ट पता है a b c, इसी इक्वेशन में पुट करो, आपको प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है? आगे देखो, एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम देख लेते हैं इस पर। एग्जांपल नंबर 90 देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 2, 3, 4। x y z इंटरसेप्ट दे रखे, इक्वेशन क्या हो जाएगी? x अपॉन a y अपॉन b z अपॉन c इक्वल टू 1। x इंटरसेप्ट कितना रखा है? 2, x अपॉन 2, y इंटरसेप्ट 3, z इंटरसेप्ट 4 इक्वल टू 1। एलसीएम ले लो, 4 दिया 12, 2 6 12, 6x 3 4 12, 4y 4 दिया 12, 3z इक्वल टू 1। तो 6x प्लस 4y प्लस 3z माइनस 12 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। क्लियर है? आगे देखो, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। आपको दो प्लेन दिए हुए हैं, दो प्लेन दिए हुए हैं। पहले प्लेन की इक्वेशन लिख रखी है उन्होंने नॉर्मल फॉर्म में, n1 यूनिट वेक्टर इक्वल टू d1। जब इस फॉर्म में इक्वेशन लिखी है तो ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, और ये क्या होती है आपकी नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। दूसरा प्लेन है n2 यूनिट वेक्टर इक्वल टू d2।
तो आपको क्या निकालना है, ऐसा प्लेन निकालना है जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से गुजर रहा है। ध्यान से देखो, ये मान लो एक प्लेन ऐसे, पहला प्लेन फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पर कोई सेकंड प्लेन है आपका, प्लेन सेकंड, इसको ऐसा ताकि इसको आप आसानी से इंटरसेक्शन देख सको इसका ना। ये मान लो प्लेन सेकंड है, ऐसे इस तरीके से इनफाइनाइट फैला रहेगा प्लेन, तो इस तरीके से है ये आपका, और इस पॉइंट पर एक दूसरे को ये काट रहे हैं, बीच में से काट के ऐसे निकल जाएगा नीचे से, ठीक है। ये क्या मिल गया, इनका इंटरसेक्शन पोर्शन मिल गया इस तरीके से, ये ठीक है। तो एक प्लेन ऐसे जा रहा है, एक प्लेन ऐसे जा रहा है, तो ये वो क्या हो जाएगा, एक लाइन पर इंटरसेक्ट करेंगे, इनफाइनाइट लाइन खींचेगी सीधे से, ठीक है। अब मुझे बतानी है एक तीसरा प्लेन जो इन दोनों प्लेन के क्या हो, जो इनकी इंटरसेक्टिंग लाइन है जहां पर एक दूसरे को काट रहे हो, वहां से होकर गुजरे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक प्लेन मान लो ऐसे नहीं, एक प्लेन ऐसे, तो जो तीसरा प्लेन है मेरे पास, इनफाइनाइट प्लेन पॉसिबल है, या तो प्लेन ऐसे जा सकता है, इधर टिल्ट हो सकता है, इधर टिल्ट हो सकता है, बीच से ऐसे गुजर सकता है। तो इनके इंटरसेक्शन लाइन से गुजरने वाले कितने प्लेन हो सकते हैं, इनफाइनाइट प्लेन पॉसिबल है, ठीक है। हमको क्वेश्चन में इस इंफॉर्मेशन के साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होगी, या तो उस प्लेन पर कोई पॉइंट दिया होगा, या उसका कोई पैरेलल परपेंडिकुलर वेक्टर हमको दिया होगा, जिसकी मदद से हम उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। मैं इसकी जनरल इक्वेशन लिख के देता हूं, ध्यान से देखो, इस लाइन पर हमने एक पॉइंट एज्यूम कर लिया टी, इसका पोजीशन वेक्टर है टी। इस लाइन पर कोई भी पॉइंट यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, यहां पर। अब ये जो टी पॉइंट है, क्योंकि ये दोनों प्लेन पर लाई कर रहा है, दोनों प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो टी की वैल्यू पुट करो तो ये r को रिप्लेस कर देगा, टी डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1, टी डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d, ठीक है। दोनों इक्वेशन को जोड़ दो तो ये आ जाएगा टी वेक्टर डॉट n1 यूनिट वेक्टर, LHS में LHS जुड़ेगा। लेकिन मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास तो इनफाइनाइट प्लेन पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, n से इधर कर दी, n से किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर आपने लोग इसको लैम्डा से कर रखा है, तो लैम्डा से कर लो इसको, ठीक है। तो टी वेक्टर डॉट n1 प्लस लैम्डा टी वेक्टर डॉट n2 यूनिट वेक्टर इक्वल d1 प्लस लैम्डा d2, क्लियर है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, दोनों की कंबाइन करके रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन आ गई। यहाँ पर ये टी का है, ये कॉमन पॉइंट है जो इन प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर लाई जा रहा है। लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी, जब हमको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होगी। लैम्डा यहाँ पर कांस्टेंट है, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, अलग अलग वैल्यू रखने पे हमको अलग अलग प्लेन मिलते रहेंगे। क्वेश्चन में हमको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी, जिसकी मदद से हम लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और उस पर्टिकुलर प्लेन को फाइंड करने वाले हैं। इस इंफॉर्मेशन से तो आप ऐसे ही इक्वेशन निकाल सकते हो कांस्टेंट की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इनफाइनाइट प्लेन पॉसिबल है। क्लियर, ठीक है। थोड़ा और इसको आगे करेंगे, तो इसको देखो कैसे लिख सकता हूँ, टी वेक्टर को बाहर ले लिया, डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर, इस फॉर्म में लिख सकते हो इसको, इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा, इस फॉर्म में लिख सकते हो इसको। क्लियर है। देखिए, अगर आपको प्लेन की इक्वेशन, ये तो वेक्टर फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है, और किस तरीके से, मान लो ऐसे दी है a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1, एक इक्वेशन तो ऐसे दे दी प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म में, a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इक्वल टू 0। आपको इसको किस फॉर्म में लिखना है, इसके इन दोनों प्लेन से गुजरने वाले प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, पहले प्लेन की इक्वेशन को ऐसे लिखो, a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 और प्लस लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, और दूसरे प्लेन की इक्वेशन लिख दो, a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इक्वल टू क्या रख दो, 0। आई बात समझ में। जब आप यहाँ पर भी वैल्यूज पुट करेंगे और d1 d2 को इस तरफ ले आएंगे, तो ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, ऊपर वाले प्लेन के d को इस तरफ ले आएंगे यहाँ से, प्लस लैम्डा और नीचे वाली इक्वेशन इक्वल टू 0। बहुत सिंपल है लिखना, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो गिवन होगी उसकी मदद से हम लैम्डा की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। तक आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अच्छे से आपको हर एक फॉर्मूले पर कम से कम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करने होंगे, तब जाके आप इस चैप्टर में परफेक्ट हो सकते हो। ठीक, आगे बढ़ो। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। देखो वेक्टर इक्वेशन है I प्लस j प्लस k इक्वल टू 6। दूसरा वेक्टर क्या है, r वेक्टर। अब वेक्टर इक्वेशन में तो रिक्वायर्ड प्लेन की भी वेक्टर इक्वेशन लिख लेंगे, प्लस 4k इक्वल टू -5। ठीक है, और ये किस पॉइंट से मुझे देखो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो हमको क्या बताया कि लैम्डा की वैल्यू बताएगी। तो ये दो चेक करो, सही लिख के नहीं, ये दो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन है, इनके इंटरसेक्शन से जो प्लेन बन रहा है उस प्लेन की इक्वेशन हमें निकालनी है, साथ ही साथ वो प्लेन इस पॉइंट से भी गुजर रहा है। ठीक, इक्वेशन रैंडम लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन, प्लेन की रिक्वायर्ड इक्वेशन r वेक्टर डॉट i प्लस j प्लस k। ठीक है, ये हो गया आपका, प्लस लैम्डा ये वाला वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k इक्वल टू 6 प्लस लैम्डा माइनस 5, जो हमने वेक्टर इक्वेशन पढ़ी थी भाई। t वेक्टर तो बाहर आ गया था, t के साथ ये n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इक्वल टू d6 प्लस लैम्डा माइनस 5। क्लियर है? तक ये कार्टेशियन होती तो कार्टेशियन के हिसाब से लिख लेता है इसको। क्लियर है? तक ये ठीक है। साथ ही साथ आपको इस प्लेन पर क्या दिया गया है, पॉइंट दिया गया है 1,1,1। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई वेक्टर फॉर्म में। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और इसका फाइनल आंसर लिखना है। एक रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे तो r की वैल्यू हमको दी है, मतलब प्लेन पर एक पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट को इसकी r वेक्टर की जगह रख सकते हैं, वो सेटिस्फाई करेगा इसको। तो वो पॉइंट यहां पे रख लेंगे, कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो। r वेक्टर डॉट i वेक्टर एक साथ लिख लो, i इनटू कितना मिलेगा, ये 1 प्लस यहां से कितना आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस j इनटू कॉमन ले लीजिए 1 प्लस बताओ 3 लैम्डा प्लस k इनटू 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 6 प्लस हो जाएगा 6 माइनस 5 लैम्डा। ठीक है, r की वैल्यू पुट करो 1i 1 पॉइंट पुट कर लो प्लस 1j प्लस 1 के पोजीशन वेक्टर रखते हैं गिवन पॉइंट का, i 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस j 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस k 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 1 की मल्टीप्लाई i वाला ऐसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना, 1 प्लस 2 लैम्डा मिलेगा पहला, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 3 लैम्डा मिलेगा, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 लैम्डा 6 माइनस 5 लैम्डा। लैम्डा लैम्डा कितना हो जाएंगे 4 3 7 2 9 9 लैम्डा प्लस 1 2 3 6 माइनस 5 लैम्डा। ठीक है, इतना के जोड़ तो कितने हो जाएंगे 9 और 5 14 लैम्डा इक्वल टू 3 घट जाएंगे 3, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 3/14। ठीक है, इस इक्वेशन में लैम्डा की जगह 3/14 रखेंगे, हमारा फाइनल रिक्वायर्ड प्लेन निकल जाएगा। अब तो कर लोगे सॉल्व इसको, यहाँ पर 3/14 रख देना, यहाँ पर 3/14 रख देना। ठीक है, फाइनल इक्वेशन आगे सॉल्व कर लेना है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखो या वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में फाइंड करके इसको 3/14 लिख के लिख देना इसको, है ना। चलिए है तक आगे देखो। इसके बाद इक्वेशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन्स। कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन्स, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन्स। देखो दो लाइन्स की हमको इक्वेशन दी गई होगी, r वेक्टर a1 प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। ध्यान है कुछ, a1 वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो उस लाइन पे लाई कर रहा है, b1 वेक्टर पैरेलल वेक्टर लाइन के पैरेलल वेक्टर, दूसरा है r वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2। तो हमारे पास दो लाइन है, दो लाइन कोप्लेनर होंगी या नहीं होंगी, इसकी कंडीशन हमें निकालनी है।
प्रोवाइड कंडीशन आएगी। ये दो लाइन है, एक ही जा रही एक ही जा रही। मान लेते हैं ये सेम प्लेन में लाई कर रही है, सेम प्लेन में जा रही है। ये L1 हो गई, ये L2 हो गई, ठीक है। डायरेक्ट लाइन मत बनाओ, ये दोनों तरफ को बनाएंगे आगे, ठीक। अब मैं यहां पर देखो, अब मुझे बात बताओ कि मैं v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर फाइंड करूंगा तो मुझे जो वेक्टर मिलेगा क्या वो इनके प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं होगा? क्यों? v1 वेक्टर तो इसके पैरेलल वेक्टर ये आ गया, v2 वेक्टर इसके पैरेलल वेक्टर यहां लिख देना चाहिए, v1 v2, v1 क्रॉस v2 जो वेक्टर आएगा इस प्लेन के कैसा आने वाला है? परपेंडिकुलर आने वाला है। दोनों ही लाइन से 90 डिग्री का प्लेन के परपेंडिकुलर आने वाला है। कौन सा वेक्टर? v1 क्रॉस v2। दूसरा, पहली लाइन पर मुझे एक पॉइंट पता है a1, दूसरी लाइन पर मुझे एक पॉइंट पता है a2। अगर मैं ये वेक्टर निकालूं a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर और v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर इनके बीच में कैसा एंगल बनेगा? a2 माइनस a1 को प्लेन में लाई करेगा, v1 क्रॉस v2 परपेंडिकुलर होगा, दोनों के बीच में कैसा एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। और अगर 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो इसकी डॉट प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी? 0। बताओ, तो कंडीशन क्या मिली कि a2 माइनस a1 जो प्लेन में वेक्टर बनेगा इसकी डॉट प्रोडक्ट v1 क्रॉस v2 से कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो दो लाइन क्या है? कोप्लेनर है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो दो लाइन कोप्लेनर नहीं है। क्लियर है? अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखो, तो कार्टेशियन फॉर्म में लिखो, डिटरमिनेंट की फॉर्म में बनेगा जब आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, a2 माइनस a1 से आएगा ना यहाँ पर, z2 माइनस z1। b1 की वैल्यू क्या लिख दो? a1 b1 c1 इसका डायरेक्शन रेशियो, b2 का डायरेक्शन रेशियो a2 b2 c इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड कंडीशन हो जाएगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमारी जो लाइन होगी वो कोप्लेनर होगी, नहीं तो कोप्लेनर नहीं। क्लियर है? आगे बढ़िए, इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला कौन सा आता है? अब देखो इसमें दे रखा है आपको शो दैट द लाइंस आर कोप्लेनर। ये आपको बतानी है कोप्लेनर क्या है। कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है x + 3/-3 y - 1/1 z - 5/5। दूसरा x + 1/-1 y - 2/2 z - 5/5। ये हम बतानी है लाइन कोप्लेनर है, ये शो करना है। ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखूं तो ये आता है x - x1, ये -3 इस फॉर्म में लिख लो, अपॉन -3 y - 1/1 z - 5/5। चेक कर लेवल क्वेश्चन ठीक है। x - 1/-1 y - 2/2 z - 5/5। अगर मैं a1 वेक्टर लिखूं तो क्या मिल जाएगा मुझको यहां से? -3i प्लस x - x1 वाली फॉर्म आएगी ना, x1 y1 z1 क्या होंगे? इस लाइन पर पड़ने वाले पॉइंट के डायरेक्शन रेशियो होंगे, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख लो, -3i प्लस j प्लस 5j। a1 वेक्टर बन गया। b1 वेक्टर कितना? a2 वेक्टर कितना आएगा? -i प्लस 2j प्लस 5j। a2 माइनस a1 निकाल लो, कितना आ जाएगा? घटाओ इससे, प्लस के 2i तो में एक गया, प्लस के j 5 में से 5 गया 0 k। ठीक है। b1 देखो कितना आ रहा है? b1 वेक्टर कितना है? माइनस के 3 i प्लस 1 j प्लस 5k। और b2 वेक्टर कितना आ रहा है? i प्लस 2 यानी 2j प्लस 5k। कंडीशन लगाओ, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर b1 क्रॉस b2। ठीक है। a2 माइनस a1 के ऊपर कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 1 0, b1 के -3 1 5 -1 2 5। ठीक है। बताइए ठीक है फॉर्म आपको ये x2 x1 y2 z2 a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये फॉर्म आ जाएगी
a2 माइनस a1 तो यहाँ पे आ जाएगा h2 माइनस x1 वाले x2 माइनस x1 तो निकाल लीजिए ना सीधा पता ये v1 वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो ये v2 वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्लियर इक्वल सॉल्व कर लो 2 into ये हटाओ ये 5 का 5 माइनस 10 माइनस 1 5 किया 15 माइनस के 15 प्लस के 5 कितना मिलेगा आपको यहाँ पे माइनस के 5 दूनी 10 प्लस के 10 कितना आ गया 0 और अगर 0 है तो दोनों लाइन क्या है ओके क्लियर आगे है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स दो प्लेन्स के बीच का एंगल यहां से देखो ये मेरे पास एक प्लेन हो गया ऐसा फैला हुआ है ये कोई दूसरा प्लेन हो गया इनके बीच का ये एंगल मुझे थीटा ये एंगल बताना है पहले प्लेन के बीच में और दूसरे प्लेन क्लियर है अगर मैं पहले प्लेन पर इस वाले प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर बनाऊं n1 यूनिट वेक्टर बना यहाँ इस पॉइंट से बना लो ये कौन सा वेक्टर हो गया n1 और दूसरे प्लेन पर नॉर्मल वेक्टर मान लो क्या है ये n2 तो यहाँ पर ये वेक्टर क्या हो गया आपका n2 अब ध्यान से देखो दोनों प्लेन के बीच का एंगल कितना है थीटा तो ये एंगल कितना हो जाएगा इस प्लेन का और n1 के बीच का ये एंगल 90 है ये एंगल कितना है थीटा तो बचा हुआ एंगल कितना बचा ये 90 माइनस ठीक अब ध्यान से देखो ये प्लेन के बीच में और परपेंडिकुलर के बीच में एंगल 90 ये 90 माइनस थीटा अगेन कितना बन जाएगा थीटा अगर आपको दो प्लेन के बीच का एंगल बताना है तो आप क्या करिए उनके परपेंडिकुलर जो वेक्टर्स दिए होंगे उनके बीच का एंगल निकाल लो n1 n2 के बीच का एंगल निकाल लो जैसे मेरे पास इक्वेशन है r वेक्टर डॉट n1 यूनिट वेक्टर इक्वल टू d1 r वेक्टर डॉट n2 यूनिट वेक्टर इक्वल टू d2 तो मुझे किसके बीच का एंगल निकालना है n1 n2 अब ये कई बार देखो यूनिट वेक्टर नहीं होते ये फॉर्म भी मिलती है हमको कैपिटल D वाली इसमें क्या हो जाएगा ये n1 वेक्टर n2 वेक्टर ना इस फॉर्म में नहीं होगी इस फॉर्म में नहीं करते तो cos थीटा इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर n1 का मैग्नीट्यूड n2 प्लेन के बीच का एक्यूट एंगल निकालना है तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड दे दो प्लेन के बीच के एंगल का सीधा सीधा क्लियर पक्का इसके बाद नेक्स्ट है आपका फार्मूला डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन क्लियर बस एक दो फार्मूले और बचे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन हमें एक प्लेन से एक पॉइंट की दूरी निकालनी यहाँ कोई गिवन प्लेन है ये प्लेन ठीक है इसको मैंने पाई को बोला है पाई बुक के हिसाब से लिख लेते हैं पाई इसकी इक्वेशन आपको दी है r वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर इक्वल टू d ये इक्वेशन इसकी दी मुझे इसकी दूरी इस पॉइंट से निकालनी है इस पॉइंट से इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है ये वाली इस डिस्टेंस को मान लेते हैं d1 ये d1 हमको कैलकुलेट करना है क्लियर ये इसकी दूरी हमें कैलकुलेट करनी है अब ध्यान से देखो मैं क्या करता हूं इस प्लेन के पैरेलल एक प्लेन एज्यूम करूंगा इस पॉइंट से गुजरता हूं इस प्लेन के पैरेलल एक दूसरा प्लेन जो इस पॉइंट से गुजरेगा इस पॉइंट के पोजीशन कोऑर्डिनेट हमको दिए होंगे a1 b1 c1 ऐसे लिखते हैं इसको किसी फॉर्म में भी लिख सकते हो x1 i x1 y1 z मान लो ये ठीक अब यहां पर मैंने एक प्लेन एज्यूम किया ये दोनों प्लेन आपस में कैसे हैं पैरेलल हैं दोनों प्लेन पैरेलल हैं तो इनका जो परपेंडिकुलर इसका परपेंडिकुलर वेक्टर अगर n वेक्टर है इसका परपेंडिकुलर वेक्टर भी क्या बनने वाला है n वेक्टर बनने वाला है ठीक है एक बार इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं आपकी बुक में पॉइंट के p के p पॉइंट को इन्होंने a वेक्टर से नोट किया है चलो इसको हम भी वेक्टर फॉर्म में a वेक्टर क्या होगा x1 i y1 j z1 j इसका
दूसरे प्लेन पर एक पॉइंट पता है, नॉर्मल वेक्टर इक्वेशन r वेक्टर माइनस a वेक्टर और डॉट नॉर्मल वेक्टर क्लियर। इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले फॉर्म में लिखेंगे, मतलब हम क्या चाहते हैं, इस प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दूरी निकालना चाहते हैं। ये दूरी अगर मुझे निकालनी है तो ये हो जाएगा आपका r वेक्टर डॉट n वेक्टर, r वेक्टर डॉट n वेक्टर। अच्छा यहाँ पर चाहे n वेक्टर हो, आप चाहे तो इसका यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। पहले मैं यूनिट वेक्टर की फॉर्म में फॉर्मूला डायरेक्ट कर रहा हूं, फिर जब तक फॉर्मूला बाद में लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखो r डॉट n यूनिट वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट इक्वल टू 0। तो r वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर। ये कौन सी फॉर्म हो गई, नॉर्मल फॉर्म। ये यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, तो ये इक्वल टू में क्या आती है, डिस्टेंस ही तो आती है। मतलब ये जो हमको आया है ये वाली डिस्टेंस, ये क्या है, a वेक्टर डॉट n, ये हमें दूरी मिल गई। मुझको इन प्लेन के इस पॉइंट की और इस प्लेन की दूरी निकालनी थी d1, तो d1 किसके बराबर हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ले लो किसका, d में से घटा लो किसको, a वेक्टर डॉट n। क्लियर है, a वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो फाइनल डिस्टेंस फॉर्मूला मिल गया d माइनस a वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर, वेयर जो प्लेन गिवन होगा क्वेश्चन में r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू d, और जो पॉइंट गिवन होगा उसके कोऑर्डिनेट लिखना है। ये पॉइंट पे जो वेक्टर है a वेक्टर पोजीशन वेक्टर यहां पे आएगा, n यूनिट वेक्टर यहां पे आएगा और d यहां पे आएगा, ठीक। अब दूसरी फॉर्म में अगर यूनिट वेक्टर की फॉर्म में ना फॉर्मूला लिखो, ये फॉर्मूला कैसे लिखा हूं, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू कैपिटल D, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, तब आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो कैपिटल D माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर, और इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे n वेक्टर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ये दो पॉइंट और प्लेन के बीच का फॉर्मूला। इसके बाद एक लास्ट फॉर्मूला और है इसमें, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। हमें एक लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है, एक लाइन और एक प्लेन के बीच का, वो आपका फाइनल फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो एक सरकार फॉर्मूले काफी सारे हैं और क्वेश्चन हो सकता है प्रैक्टिस के लिए, बैठकर इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करना किसी रूप से, तो आगे आपका हर एक फॉर्मूला अच्छे से आ जाएगा। डिस्टेंस सॉरी एंगल बिटवीन ए लाइन एंड प्लेन, एक प्लेन है, इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू d। चलो यूनिट वेक्टर की फॉर्म में नहीं लिखते, ऐसे लिख देता हूं। एक लाइन है इस प्लेन से गुजर रही है, लाइन की इक्वेशन r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। ये प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर, ये लाइन का पैरेलल वेक्टर। इधर ध्यान दीजिए, देखो ये प्लेन पर ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये वेक्टर, ये मुझे मालूम है ये क्या है, हमारा n वेक्टर है, प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर। मुझे लाइन का प्लेन के बीच का एंगल, ये एंगल निकालना है थीटा, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अगर मैं n वेक्टर को देखो ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है, b वेक्टर लाइन के पैरेलल वेक्टर, इनके बीच का एंगल 90 माइनस थीटा। अगर मैं यहाँ पर इनके बीच का एंगल निकालूं, डॉट प्रोडक्ट से मेरे पास क्या आ जाएगा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू n वेक्टर डॉट b वेक्टर, n वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर, इनके बीच का एक्यूट एंगल के लिए मॉडुलस ले लेते हैं। क्लियर, बताओ, cos 90 माइनस थीटा डॉट प्रोडक्ट कर ली, n डॉट b और दोनों के मैग्नीट्यूड से, तो cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, sin थीटा इक्वल टू n वेक्टर डॉट b वेक्टर, n वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर मैग्नीट्यूड का मॉडुलस, ठीक है। तो एक लाइन के प्लेन के बीच का एंगल sin थीटा इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट वाला जो फार्मूला बना है, ये आपका फाइनल फार्मूला था। तो ये इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट टाइम पे करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर इसको सारे फार्मूले और सारे एग्जांपल करिए, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए। तो इस चैप्टर में प्लेन में आपने देखा जो प्लेन वाली एक्सरसाइज पढ़ी है हमने, इसमें शुरुआत में 3 तरीके की तो हमने फॉर्म पढ़ी थी, ठीक है, कि अगर आपको 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर पॉइंट गिवन है तब प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखोगे, नॉर्मल फॉर्म कैसे लिखोगे, ठीक है। और अगर आपको एक पॉइंट पता है, नॉर्मल वेक्टर पता है, तब प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखोगे,
उसके बाद आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद आपकी क्या गई, लाइन की कोलिनियरिटी आ गई, कोलिनियरिटी लाइन। फिर उसके बाद एंगल आ गया, दो प्लेन के बीच का एंगल, एक लाइन का एक प्लेन के बीच का एंगल, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। तो ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से करने हैं, इस पर क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम को अच्छे से पढ़ के आइए, आगे इसके क्वेश्चन करेंगे। ओके।